नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देश में पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान पर हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल कई शहरों में 100 के पार निकल गया है। राजस्थान में तो 110 के आसपास है, तो डीजल 100 के करीब पहुंच गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इसके पीछे कच्चे तेल में आई तेजी को वजह बता रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूपीए शासनकाल में भी कच्चा तेल 70 से लेकर $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन तब भी तेल 55 से 80 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। तो ऐसा क्या कारण है जो कच्चा तेल 76 पर है लेकिन पेट्रोल 100 के पार चला गया? आज आम आदमी से जुड़े इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की कोई मजबूरी है या कोई वाजिब वजहें हैं जो सरकार इस पर काबू नहीं पा रही है। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, दो खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग आम आदमी को झुलसा रही है। क्रिकेट का शतक सबको भाता है, लेकिन पेट्रोल के दाम अगर शतक लगा लें तो आम आदमी को रोना आता है। शहर शहर पेट्रोल के दामों में सैकड़े की लहर है। जनता चौंकी हुई है कि अभी तो कोरोना की दूसरी लहर से मार खाकर लड़खड़ाते कदम बाहर निकाले थे, अभी तो जिंदगी संभल ही रही थी कि महंगाई की तपिश पांव जला रही है, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार तो डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। आज राजधानी दिल्ली में 98 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर बिकने वाला पेट्रोल मुंबई में 104 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और राजस्थान के श्री गंगानगर में 109 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 99 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता में पेट्रोल 98 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। उसी तरह अगर डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 88 रुपए 90 पैसे है, तो मुंबई में 96 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में 93 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता में 91 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बड़े शहरों को छोड़ भी दें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार और पंजाब में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार है। जनता में त्राहिमाम मचा है तो दर्द की जड़ खोदी गई। सरकार से लेकर अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़नी ही थी। लेकिन सवाल उस टैक्स पर भी उठ रहे हैं जो सरकारें वसूल रही हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार के लगाए टैक्स का होता है। यूपीए के शासनकाल में भी कच्चा तेल 70 से लेकर $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन तब भी तेल 55 से 80 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था और डीजल पर टैक्स कम था। आज इन दोनों की कीमतों का करीब 2/3 केंद्र और राज्य सरकार के पास टैक्स के रूप में चला जाता है। टैक्स कम करने का बोझ राज्य सरकारें केंद्र पर डालती हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर, लेकिन टैक्स की इस बंदरबांट में पिसता आम आदमी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पेट्रोल हो गया 100 के पार, कुछ तो करो सरकार, यही आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार की क्या कोई मजबूरी है या वाकई में कुछ वाजिब वजहें हैं जिसकी वजह से फिलहाल तेल के दाम बेकाबू हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए, आम आदमी को राहत कब मिलेगी ये समझने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों का करा दें। हमारे साथ है ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आर एस शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य जी। भट्टाचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आर एस शर्मा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप मेरे शो पर हमेशा से सीधी सच्ची सपाट बातें बोलते हैं जो सीधे सीधे आम आदमी के मतलब की होती हैं। आम आदमी को राहत मिलनी है या नहीं मिलनी है, ये भी आप सीधे सीधे बताते हैं। अब सीधे सीधे हमको ये बताइए सर, आज भी 110 पर पेट्रोल है, 100 के पार तो जा ही चुका है। कई लोगों ने डिस्काउंट भी कर दिया इसको। अब 100 का आंकड़ा लोगों को बहुत ज्यादा चौंकाता नहीं है, लेकिन असल में जो अंदर ही अंदर खा रहा है, आम आदमी की जेब पर ये जो बोझ पड़ रहा है, उसका क्या असर हो रहा है, ये भी आदमी समझ रहे हैं, ये भी आम आदमी समझ रहा है। हमें बताइए सर, केंद्र राज्य को कसूरवार ठहरा है, राज्य को केंद्र को कसूरवार ठहरा है, क्या कोई राहत मिलेगी या ऐसे ही चलता रहेगा सर? दीपक, मेरी आपसे पहले भी बात होती रही है और शायद एक मैंने
बार बार ये चीज बोल रही है कि आगे लोगों को और भी, जिसको टाइटनिंग ऑफ बेल्ट बोलते हैं, और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आज भी वही बोलने वाला हूँ, और थोड़ा समय है तो मैं इलेबोरेट भी करूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। प्लीज। एक तो देखिए, जो पिछली सरकार, पिछले रेजिम में, जिसका आपने कंपैरिजन किया, मैं 2011 में रिटायर हुआ था, तो वो तकरीबन मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो सेंचुरी के शुरू से जो है हालात मैंने देखे हैं, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 140 तक की भी देखी है, और उसको भी मैनेज किया गया, पर इतने कभी दाम नहीं बढ़े। उसके जो रीजन थे कि उस वक्त सरकार ने एक नीति बनाई थी कि वो जो तेल कंपनियां जो है ज्यादा दाम पे नहीं बेचेंगे, और जो उनको अंडर रिकवरीज होगी, अंडर रिकवरीज पेट्रोल डीजल, पहले एक टाइम में ये जो इस पे केरोसिन पे भी होती थी, तो ये अंडर रिकवरी जो है उनको, उसकी भरपाई ओएनजीसी करती थी। मुझे ध्यान है एक साल तो हमने तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, और बाकी सरकार इन कंपनियों को ऑयल बॉन्ड इशू करती थी। जो ऑयल बॉन्ड्स के जो है अभी जो उनका अभी तक इंटरेस्ट पे हो रहा था, अगले साल से अगले 5 सालों तक वो जो ऑयल बॉन्ड मेरे हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के है, तो उनका भी रिपेमेंट भुगतान चालू होगा, तो वो भी समय तो और भी मुश्किल वाला आने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। और एक जो क्यों नहीं मेरे को लगता कि सरकार कुछ रिलीफ कर पाएगी, अभी ये पेंडेमिक के रहते हुए हम हालात जो देख रहे हैं इकोनॉमी के, नेवर बिफोर काइंड ऑफ, ये बहुत अनयूजुअल, बहुत चैलेंजिंग टाइम हम फेस कर रहे हैं। हमने कभी नहीं देखा कि फिस्कल डेफिसिट जो है, कहाँ सरकार 3-3.5% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखती थी, अभी 9% से ऊपर फिस्कल डेफिसिट हो गया। एग्जैक्टली सर। और इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ हो गई। ऐसे हालात कभी हुए नहीं। तो ऐसे हालात में ये सोच पाना कि सरकार जो है, ये जो तेल की कीमतों में, मैं सर आऊंगा, आपने फिस्कल डेफिसिट का हवाला दिया सर। मैं सर आम आदमी की तरफ से एक सीधा सीधा सवाल भट्टाचार्य सर आपसे पूछ रहा हूं। आपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट बढ़ा दिए, चलिए कोई बात नहीं, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस हैं, ये भी आम आदमी जान रहा है, लेकिन सर फिजिकल डेफिसिट बैलेंस करने के चक्कर में अब आम आदमी को की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उसकी जरूरतें हैं, उस पर कुठाराघात करना, क्या ये जस्टिफाई करता है सर भट्टाचार्य सर? फिस्कल डेफिसिट बैलेंस करने के चक्कर में क्या आप आम आदमी की जेब पर एक तरह से डाका डाल सकते हैं? उपभोक्ता का शोषण क्या जायज है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जो कहा डाका डाला जा रहा है, उसमें मैं जरा उसको उस स्टेटमेंट को डिस्प्यूट करूंगा मैं। ओके सर। क्योंकि अगर आप कहते हैं डाका डाल रहे हैं, तो आपको संदर्भ देखना पड़ेगा। हमारे विश्व में अभी तक 167 देश हैं। 167 देशों में से इंडिया ने जो दाम लगाया है अपना, अगर आप रूपी कन्वर्ट करके इसका प्राइस कंपैरिजन करेंगे, तो इंडिया ऐसे देश हैं जो करीबन 57 ऐसे देश हैं जो भारत से ज्यादा दरों में पेट्रोल और डीजल बेचती है। तो ऐसा नहीं है कि भारत एक ऐसा देश है जो पेट्रोल में ज्यादा टैक्स लगाकर पेट्रोल बेचती है। हालांकि ये बात सच है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, पर देश की एक डेवलपमेंटल एक प्रायोरिटी होती है। उस हिसाब को देखते हुए मैं समझता हूं कि पेट्रोल और डीजल में जो टैक्स जो है, वो इस वक्त सरकार की जो खजाने की जरूरत है, मैं इसको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें कि जो सरकार एक पेट्रोल एंड डीजल जहां पे 85% का इंपोर्ट होता है, आयात होता है, उसके ऊपर अगर टैक्स ना लगाए तो किस चीज में टैक्स लगाएगा? बिल्कुल। या आप अपने आप ऑयल एक्सप्लोरेशन कीजिए, अपनी ऑयल बनाइए, उसके ऊपर टैक्स मत लगाइए।
पर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं 85%, उसमें आप डॉलर में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें आप अपना फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड कर रहे हैं, हाँ। और उसमें भी आप टैक्स न लगाएं। और तीसरी बात, ये जो एक टैक्स है, ये ग्रीन टैक्स है। ये अगर टैक्स आप नहीं लगाएंगे तो लोग और भी खर्चा करेंगे पेट्रोल डीजल में। तो ये सर मैं बात नहीं है। सर पहले तो आपने जब देशों को कंपेयर किया है, सर उन देशों की पर कैपिटा इनकम क्या हमारे देशों की पर कैपिटा इनकम से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे देश की क्या स्थिति है? दूसरा सर, ये सर मेरे जैसा औसत सामान्य जानकारी रखने वाला इकोनॉमी के अगर हायर क्रूड प्राइसेस होंगे तो इकोनॉमी पर उसके एडवर्स इंपैक्ट पड़ते हैं। अल्टीमेटली तो सरकार भी कहीं ना कहीं एक खामियाजा ही भुगतेगी अगर हायर क्रूड प्राइसेस होंगे। तो आप ये कह रहे हैं सर, क्या सरकार अगर आम आदमी को राहत नहीं दे रही है अपना खजाना बैलेंस करने के चक्कर में, तो सिर्फ फायदा ही फायदा, इसका कोई नुकसान नहीं है? मैं इसका जवाब मैं ये दूंगा, हाँ। कि पहली बात तो ये है कि पेट्रोल एंड डीजल कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपकी जो इंसान जो टैक्स पे करता है वो इस्तेमाल कर रहा है, या रास्ते का जो गरीब वो इस्तेमाल कर रहा है? और जो आपने जो कहा दामों की बात, पेट्रोल एंड डीजल की जो दामे के ऊपर इंपैक्ट होती है। सर ट्रांसपोर्टर्स तो आम आदमी है सर। सर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो जैसे कैसे अपना कारोबार चला रहे हैं सर। कोविड की वजह से ट्रांसपोर्टर्स का बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। जो खेतों में डीजल के द्वारा जो पंप्स चला रहे हैं, जो ट्रैक्टर्स चला रहे हैं, वो आम आदमी है सर। वो आम किसान है जिसके इर्द गिर्द इस देश की राजनीति और इकोनॉमी घूमती है सर। तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करने वाला कोई खास तबका नहीं है सर, ये तो सब जगह है। दीपक जी, जो इंसान किसान जो चला रहा है वो उसको सब्सिडी भी मिल रहा है। जो बिजनेस कर रहा है वो दाम पास ऑन कर रहा है अपने कंज्यूमर को। तो ये नहीं कि वो अब्सॉर्ब कर रहा है। ओके सर, पर मैं ये कहूंगा कि ठीक है भट्टाचार्य सर, शर्मा सर, भट्टाचार्य सर ने इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में सरकार का पक्ष बहुत मजबूती से रखा है। लेकिन आर एस शर्मा सर, क्या मैं सीधे मैं आपसे यही पूछ रहा हूं सर कि क्या वाकई में अगर ये सिचुएशन है तो सरकार सीधे साफ तौर पर बताए लोगों को कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा देना, या अगर सस्ता तेल मिल रहा है उसमें आप टैक्स भी जोड़ देना। मैं एक सरकार की बात नहीं करता हूं, इसमें राज्य सरकारें भी हैं, इसमें केंद्र सरकारें भी हैं। तो फिर कह दीजिए ना, आप घोषणा पत्रों में क्यों कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को कर्ब करेंगे? क्यों फिर इस पर राजनीति होती है? अगर ऐसी वस्तुस्थिति है तो फिर सरकार को यह मादा रखना चाहिए, देश के सामने स्थिति रखे कि आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये इसमें आपका ही देश का ही भला है। ऐसा मैंने कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसा भाषण तो आज तक सुना नहीं सर। शर्मा सर। दीपक, एक तो मैं भट्टाचार्य जी के जो विचार है मैं उनकी कदर करता हूं। एज एन इकोनॉमिस्ट बिल्कुल ठीक बोला है। शायद मैंने भी ऐसा ही बोला था कि सरकार के पास कोई दूसरा निदान नहीं जी। पर आपने अभी जो बात बोली उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि सरकार को चाहिए एक, जैसे होता है ना, अवेयरनेस कैंपेन, लोगों के साथ, आम जनता के साथ, उपभोक्ता के साथ शेयर करे कि भाई ये हालात है, ऐसे हालात में हम दाम कम नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय सरकार के काफी टाइम से यही बार बार स्टेटमेंट आती है कि नहीं, अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम कम होने जा रहे हैं तो ये दाम कम हो जाएंगे। पर सरकार की जो मजबूरी है, जो एक्साइज ड्यूटी ये जो केंद्रीय सरकार बढ़ाती है, और जो वैट, जो एड वैलोरम है, वो राज्य सरकारों को अपने आप ही उसकी बढ़ोतरी मिल जाती है। और उसके रहते वो उनको कितनी राहत है उनके रिवेन्यू कलेक्शन में। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल, ये दो ऐसी आइटम है जिनके ऊपर टैक्स लगाने में उसकी कलेक्शन की इतनी परेशानी नहीं होती। और यहाँ से तो ये तेल कंपनियां जो है, सरकारी कंपनियां, वो कलेक्ट करके सरकार के खजाने में जमा करा दे। कोई चोरी नहीं होती, कोई लीकेज नहीं होती। तो कन्वीनियंस जो है सरकार के लिए कि ये जो रिवेन्यू इंक्रीज करने के बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें जो सरकार को लगता है कि इसका जो बोझ जो जनता पे पड़ रहा है, ये वो तबका है, मिडिल क्लास वो तबका है जो कभी शोर नहीं मचाता, परेशानी नहीं करता, और ये इवनली स्प्रेड हो जाता है सबको। तो इसका किसी एक वर्ग विशेष के ऊपर डायरेक्ट असर नहीं पड़ता।
ये जरूर है, आपने सही बोला कि इनडायरेक्ट इसका इफेक्ट जरूर आएगा। जब डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सब चीजों के जो है रेट के चार्जेस बढ़ेंगे, सब चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये जो इन्फ्लेशन का मैं बता दूं, भट्टाचार्य जी साहब से भी मैं चाहूंगा कि मेरी बात को कमेंट करें। मैं तुरंत रिएक्शन ही ले लेता हूं भट्टाचार्य सर। हाँ, अभी इन्फ्लेशन पर मैं सीधा जो शर्मा सर भी पूछ रहे हैं सर आपसे, आप भी इस पे काउंटर करना चाहें। इन्फ्लेशन का क्या प्राइस हाइक से कोई लेना देना नहीं है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि शर्मा जी एकदम ठीक कह रहे हैं जी कि इसके साथ लेना देना है, पर आपको एक पॉलिसी में ऑप्शंस होती हैं, चॉइसेस होती हैं। इस वक्त आप कितना इन्फ्लेशन देखेंगे और कितनी आपकी जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए आपके खजाने की कितनी ज़रूरतें होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ इस वक्त सरकार के ऑप्शंस के ऊपर है कि वो किस जगह लोगों को राहत दे, या सरकार अपने पास खजानों की जरा मोबिलाइज करके उसको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में उसको दे। मैं इस वक्त समझता हूं कि अगर एक इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत टैक्स लगा के, अगर ये इजी टू कलेक्ट टैक्स है, इसमें कोई लीकेज नहीं होती है, डायरेक्टली पैसा आता है, उस पैसे से अगर सरकार के पास ज्यादा खजाने से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर उसको मीट कर सके, मैं समझता हूं ये पॉलिसी ऑप्शन ठीक है। पर मैं शर्मा जी की बात की पूरी तरह से मैं सहमत हूं कि अगर ये पथ निर्णय लिया जाता है तो पूरी तरह एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए वो किस तरह इसको आप वो टैक्स लगा रहे हैं और कब तक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे और कब इसकी छुट्टी या भट्टाचार्य सर, आपने जो कहा ना कि थोड़ा बहुत टैक्स लगा के, तो ये ब्रेकअप तो आप देख ही रहे हैं, सारी चीजों का ब्रेकअप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों को तोड़ के आप देख लीजिए, बेस प्राइस, वैट, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन सब मिला के आप देख रहे हैं। शर्मा सर, मैं थोड़ा सा अब आपसे इंटरनेशनल सिनारियो समझना चाहूंगा। अगर हम इस थ्योरी को ही माने, जो कि सच भी है कि इंटरनेशनल इंडाइसेस से ही कीमतें तय होती हैं, और WTI और ब्रेंट के अगर हम ट्रेंड्स को देखें, 5 हफ्तों से लगातार क्रूड चढ़ रहा है, 3 साल के हाई पर है। आगे क्या सिनारियो लग रहा है सर? कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि $100 तक जा सकता है। क्या वाकई में आपको लगता है $100 टच करेगा? हाँ, देखिए, आप इसका एक पहले सेंसिटिवनेस समझिए। भट्टाचार्य जी साहब ने ठीक बताया कि 85% इंपोर्ट होता है जी, और ये भी सही है कि गोल्डमैन सैक्स ने पिछले महीने बोला था कि ये तेल के दाम $80 तक जा सकते हैं, और अभी पिछले हफ्ते कुछ वो चर्चा हो रही थी कुछ एक्सपर्ट्स की, उनका ये भी है कि $100 भी जा सकता है। अभी एक तो ये 1 और 2 जुलाई को ओपेक प्लस की मीटिंग होने जा रही है, तो उसमें हमको देखना है क्या होता है। पर अभी जो इंडिकेशन पॉजिटिव नहीं है। एक तो पीछे इसने ईरान ने बोला था कि उनका जो न्यूक्लियर डील का जो समझौता हो गया यूएस के साथ, तो अभी वो अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, पर यूएस ने बहुत साफ तौर पे बोला है कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, तो अभी ईरान से एक्सपोर्ट चालू नहीं हो पाएगा। और ये जो आप ये और समझिए कि जो तेल के जो दाम होते हैं ना, ये दाम है फॉर डिलीवरीज फॉर द नेक्स्ट मंथ। अभी जो आप दाम आ रहे हैं, दे आर फॉर डिलीवरीज इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो सेंटीमेंट्स जो है बहुत ज्यादा इसको अफेक्ट करते हैं। तो इस वक्त सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव नहीं है। समर का जो पीक मंथ है उसमें डिमांड बढ़ रही है बहुत ज्यादा यूएस में और दूसरा कंट्रीज में भी, और बाकी भी जो है इकोनॉमीज थोड़ा रिकवर कर रही हैं। जी हाँ। तो जो सप्लाई इस वक्त ओपेक प्लस का पूरा आपस में उनका समझौता भी अच्छा चल रहा है, तो उसके रहते हुए तो हमको कुछ अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे। हमारे जो मंत्री जी ने भी उनको बोला है कि आप थोड़ा दाम कम कीजिए, पर उनकी तरफ से अभी तक जो रिस्पांस आए हैं वो रिस्पांस कोई पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे कुछ अभी आसानी वाली चीज लग नहीं रही है। हालांकि एक आम आदमी के एंगल से ये समझना भी थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा कौतूहल का विषय रहता है कि ऑयल सप्लाईज भी क्या चाहते हैं। ऑयल सप्लाईज चाहते हैं कि
इकॉनमी जो है वो डामाडोल हो जाए, ऑयल प्राइस हाइक्स होंगे। दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी तो शिफ्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी तो आपका ईवीज और बायोफ्यूल्स पे जा रहा है। तो क्या ऑयल सप्लायर्स ये चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह जाए? तो थोड़ा सा ये, खैर इस पर कभी हम दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन भट्टाचार्य सर, जैसा कि शर्मा सर ने बताया कि अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा अभी स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है और आने वाले इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से भी अभी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में ऑप्शन क्या बचते हैं भारत सरकार के पास? क्योंकि जैसा शुरुआत में ही हम लोग शायद ये एक चीज तो क्लियर कर चुके, एक सेम टेबल पर हम एक इश्यू पे हैं कि इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, प्राइस हाइक बढ़ेंगी तो इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए सरकार के पास क्या ऑप्शन है बैग में? देखिए, मैं इस वक्त कहूंगा कि दो ऑप्शंस हैं। एक तो प्राइसिंग के ऊपर और दूसरी सप्लाई के ऊपर। प्राइसिंग के ऊपर मैं समझता हूं कि एक ऑप्शन ये हो सकता है कि इस जो आम आदमी है, आम आदमी अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उसके चपेट में आता है, उसको आप एक ऐसा कोई स्कीम बनाएं जिससे कि अगर आपने पेट्रोल और डीजल के ऊपर आपने ज़्यादा खर्चा किया है, आपकी खपत बढ़ गई है, तो उसको आप एक सब्सिडी दे सकते हैं आप। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, पर उससे ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए एक ये होगा कि आप एक जीएसटी में अगर पेट्रोल डीजल को लाएंगे, मैं समझता हूं कि अगर सेस लाकर भी, सेस लाइए और 28% और बाकी जो टैक्स है वो सेस लाइए, उससे क्या होगा कि जो उपभोक्ता जो है उसको ज़्यादा चोट नहीं आएगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर जो है उसको सेट ऑफ मिलेगा। ये रही प्राइसिंग को। और सप्लाई के ऊपर मैं समझता हूं कि पिछले 5-6 सालों में मैंने ये चीज नोटिस किया है कि हमने डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। हमने ऐसा बिहेव किया है जैसे कि हम अगले 10-20 साल तक सिर्फ हम आयाती करेंगे, तेल को हम बाहर से ही लाएंगे। इससे ऐसा हो रहा है कि हमारी देश की आत्मनिर्भरता तेल के ऊपर बहुत आस्ते आस्ते कम हो रही है। एक जमाने में हम 33% करते थे, अब मेरे ख्याल से 24-25 में आ गया है। मुझे आंकड़ा मालूम नहीं है, पर ये जो शेयर जो है डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन का, ये घटता जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगले दिनों में हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन में ज्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक सप्लाईज, ऑयल सप्लाईज बढ़े और हम विदेशी ऑयल सप्लाईज के ऊपर ज्यादा निर्भरशील ना रहे। बिल्कुल, इसी से मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल, और इस बात का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछली बार ऑयल प्राइस हाइक पे बहुत बड़ी बहस चली थी और उस वक्त बड़े क्रूशियल देश में चुनाव भी थे, इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल का, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें यूपीए सरकार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि हमने आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता रखी, उस आयात पर निर्भरता को कम करना है। अब उसे कैसे कम करना है, भट्टाचार्य सर ने बताया कि डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन पे काम करें, इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग पे ऑलरेडी काम चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ावा देना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं सरकार के पास अभी भी। लेकिन सरकार कितनी साफगोई से स्वीकार करके इनको इंप्लीमेंट करती है, यह देखना बड़ा लाजमी होगा। लेकिन तब तक दोनों पैनलिस्ट की बात से लग रहा है कि आम आदमी को महंगे तेल से राहत मिलने वाली नहीं है, और यह कम से कम शो समाप्ति की ओर मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत दुखी कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि कहीं से भी एक रास्ता निकले, आम आदमी को राहत मिले। इसी उम्मीद के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टाचार्य सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। शर्मा सर, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का आपकी खबर आपका फायदा। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।